हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। स्टूडेंट, आज हम लोग जो क्लास नाइन्थ आपके सिविक्स का चैप्टर 1, 2, 3 इसके जितने भी बेस्ट एमसीक्यू है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। सो ये वन शॉट वीडियो होगी जिसमें 150 प्लस क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। सो आज की क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के सिविक्स चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो इस चैप्टर के जो भी बेस्ट 40 एमसीक्यू है वो हम लोग आज कवर करते हैं। सो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और ये बताना है कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है। सो कौन सा ग्रीक वर्ड है इसमें? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेटिया। सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हुआ बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन। इसके चार ऑप्शन है, बताइए डेमोक्रेसी किस पे बेस होता है। सो अब देखते हैं पहला ऑप्शन, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बी भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स। तीनों सही है। इसका मतलब सेकंड का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच। आपको बताना है ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, यानी कि लोग अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं। सो बेसिकली आप लोग जान गए होंगे ये बेसिकली डेमोक्रेसी में ही होता है। डिक्टेटरशिप में जो तानाशाह एक पावरफुल पर्सन रूल करता है, मोनार्की सिस्टम में एक रूलर या एक किंग रूल करता है। सो थर्ड के लिए बेसिकली डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन विच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन डेट हैव अकर्ड इन द वर्ल्ड। इसका मतलब आपको बताना है कि चाइना में सबसे भयंकर फेमाइन कौन से पीरियड में आया था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1958 एंड 61। इस टाइम के दौरान चाइना में सबसे वर्स्ट फेमाइन देखने के लिए मिला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको बताना सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कुछ ड्रॉबैक्स है, आपको बताने कौन से इसमें सही है। फर्स्ट, इनस्टेबिलिटी एंड डिले। यस, ड्रॉबैक है, डिले हो सकता है और इनस्टेबिलिटी भी रहती है बिकॉज लीडर्स इसमें चेंज होते रहते हैं। और डिले इसलिए होता है क्योंकि कई लोगों से राय ली जाती है, कंसल्ट किया जाता है। डेट्स वाई डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने में हमेशा टाइम लगता है। सो ए बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट है। अब देखते हैं बी, करप्शन एंड हिपोक्रेसी। सो करप्शन के बहुत ज़्यादा चांस है। सो बी भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पॉलिटिशियन फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। पॉलिटिशियन एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं। सो इसका सी भी बिल्कुल सही है। तीनों सही है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंतर्गत आपको चार ऑप्शन है, देखिए कौन से सही है। फर्स्ट, रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। यस, ये पहला फीचर्स भी ये बताया गया है इस चैप्टर में कि जो रूलर होते हैं उसको कौन चुनता है, लोग चुनते हैं और वही मेजर डिसीजन लेता है। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफर चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। ये भी बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी में यही देखने के लिए मिलता है। इलेक्शन से लोगों को चॉइस मिलती है और उन्हें चांस मिलता है ताकि वो अपने जो भी करंट रूलर्स है उनको, अपने लीडर्स को चेंज कर सके। नाउ नेक्स्ट सी ऑप्शन, these choice and opportunities are available to all the people on equal basis। और ये जो चॉइस मिलती है ये सभी लोगों को मिलती है और ऑन इक्वल बेसिस मिलती है, बिल्कुल सही है। यानी कि राइट टू वोट की बात कर रहा है, सभी को ये चांस मिलता है। सो इसके जब तीनों सही है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। So next question, question number 7. Which of these is permitted under the rule of law?
सो हम लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। बेसिकली इसमें सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड की जाती है, और ये हमारे कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल ये 14 में इसकी बात की गई है। हमें जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, राइट टू इक्वलिटी, उसमें आर्टिकल 14 में ये मेंशन किया गया है। सो इसमें देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। फर्स्ट ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्राइम मिनिस्टर को पनिश किया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है? यस, इट कैन बी पॉसिबल। सो इसका ए सही आंसर है। चलो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं। पुलिस हैज ए राइट टू किल एनीबडी। क्या पुलिस को किसी को मारने का अधिकार है? नो, ये गलत है। नाउ नेक्स्ट, वुमेन कैन बी पेड लेसर सैलरी। नो, ये भी गलत है क्योंकि ये इक्वलिटी के खिलाफ है। नाउ नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन रूल फॉर एज लॉन्ग एज ही वांट्स। नो, ये भी सही नहीं है। प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से जब तक वो चाहे रूल नहीं कर सकता, उसका भी टाइम पीरियड फिक्स है, 5 इयर्स तक वो रूल कर सकता है, उसके बाद इलेक्शन होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द केस ऑफ जिम्बाब्वे। हमने जिम्बाब्वे का केस स्टडी पढ़ा था, सो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है इसमें से कौन सा बिल्कुल सही है। सो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन वाइज। पॉपुलर गवर्नमेंट आर ऑलवेज डेमोक्रेटिक। नो, ये सही नहीं है जिम्बाब्वे के केस में। बी देखते हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। यस, हो सकता है। नाउ नेक्स्ट सी, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। यस, ये दोनों बिल्कुल सही है जिम्बाब्वे के केस में। सो 8th का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट देखते हैं। विच पार्टी हैज रूल्ड जिम्बाब्वे सिंस इट्स इंडिपेंडेंस एंड हु इज इट्स रूलर। आपको ये बताना है कौन सी पार्टी ने जिम्बाब्वे की आज़ादी के बाद से रूल किया था, और उसका आपको रूलर का नाम भी बताना है। सो जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? इन 1980s में। और किससे मिली थी? फॉर वाइट माइनॉरिटी पीपल, यानी कि ब्रिटिशर। सो इसका हम लोग देखते हैं, करेक्ट आंसर होगा ZANUPF, और उसके जो रूलर थे वो थे रॉबर्ट मुगाबे, और उन्होंने टिल 2017 तक वहां पर रूल किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वाई कैन द चाइनीज गवर्नमेंट नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इवन दो टू इलेक्शन आर हेल्ड देयर। चाइनीज गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोल सकते जबकि वहां पर इलेक्शन होते हैं। सो इसको आपको सही बताना है, सही क्या होगा। सो इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट, आर्मी पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शन। नो, ये इसका सही आंसर नहीं है। बी, गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। गवर्नमेंट यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं है लोगों के लिए, लेकिन ये इस वाले के लिए सही नहीं बैठता। नाउ नेक्स्ट, सम पार्ट ऑफ चाइना आर नॉट रिप्रेजेंटेड एट ऑल। ये भी इसका सही नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। गवर्नमेंट हमेशा किसके द्वारा बनाई जाती है? कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू। सो इसका 10th का सही आंसर होगा डी। नाउ नेक्स्ट 11th, हु लेड ए मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान इन 1999। पाकिस्तान में 99 में तख्ता पलट हो गया था। सो उसको बताना आपको ऑप्शन वाइज कौन सही है, किसने किया था। सो ऑप्शन नंबर सी, जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा किया था। Now next question number 12. In a democracy, the final decision making power must rest with। डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी? बेसिकली हम लोग देखते हैं ऑप्शन वाइज, द ऑफिशियल हेड, नो, द मोनार्क। ये तो हो ही नहीं सकता, मोनार्क से कोई यहाँ पर सेंस ही नहीं है। नाउ ऑप्शन नंबर सी, दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यस, ये बिल्कुल सही है। लोग जो अपने लीडर को चुनते हैं उन्हीं के पास ही फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, ये डेमोक्रेसी कहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13, इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी। कितने साल बाद में चाइना में इलेक्शन होते हैं फॉर इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट। सो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल बाद में होते हैं।
सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ। सबसे कॉमन फॉर्म कौन सा है आज के टाइम पे डेमोक्रेसी में अगर बात की जाए? सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही बिल्कुल सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द चाइनीज पार्लियामेंट कॉल्ड? चाइनीज पार्लियामेंट का आपको नाम बताना है और इसको क्या बोला जाता है बताइए। वैसे इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक? हम लोग डेमोक्रेसी में अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हैं। सो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द रूलर्स कैन बी चेंज। इसका मतलब अगर हमसे एक बार मिस्टेक हो जाए तो नेक्स्ट टाइम हम रूलर्स को चेंज कर सकते हैं थ्रू वोटिंग। नाउ सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी क्या करता है? डेमोक्रेसी एक तरीके से ये डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है और बेटर डिसीजन बनाता है ये। सो आपको बताना है कि ऐसा क्यों है, बिकॉज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसीजन आर टेकन बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। यानी कि कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है वो काफ़ी लोगों से राय लिया जाता है, डिस्कस किया जाता है, इसलिए इसमें जो भी डिसीजन होता है वो एक बेटर डिसीजन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, यानी कितने साल बाद में यहाँ पर इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 ईयर। हर 6 साल बाद में वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है आपको बताना है। इसका वैसे देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन सही है, प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, which among the following statement is not a feature of democratic government? आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा ऐसा फीचर नहीं है, नॉट ए फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो देखते हैं ऑप्शन वाइज, इलेक्टेड लीडर्स एक्ट ओनली बाय कंसल्टिंग विद मिलिट्री ऑफिशियल। नो, ये तो हो ही नहीं सकता, मिलिट्री ऑफिशियल से इन्होंने बोला ओनली कंसल्ट नहीं करते। सो इसका यही गलत है। सो वैसे देखा जाए इसमें गलत ही पूछा था तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। अगर हम लोग ऑप्शन वाइज जाते तो आपको पता चल जाता। ऑप्शन नंबर जैसे बी पढ़ते हैं, दोस इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यस, ये फीचर्स हमने पढ़ा था, ये सही था। नेक्स्ट, एडल्ट सिटीजन हैव 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फंक्शन विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों सही थे, इसका वैसे गलत था ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड आउट द एप्ट मीनिंग ऑफ रेफरेंडम फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए जनरल वोट बाय द पीपल ऑन ए सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन। सो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ दिस फीचर्स आर नेसेसरी टू प्रोवाइड द बेसिक राइट्स टू द सिटीजन? सो इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर इसका अगर देखते हैं तो पहला देख लेते हैं, सिटीजन शुड बी फ्री टू थिंक। यस, सही है। नेक्स्ट, सिटीजन शुड बी फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन, ये भी बिल्कुल सही है। सी, शुड बी फ्री टू रेज प्रोटेस्ट, ये तीनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। 22 का डी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्टी ऑलवेज वॉन इलेक्शन इन मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 अंटिल 2000? यानी कि ये जो 70 ईयर है 1930 से लेकर 2000 तक मैक्सिको में एक ही पार्टी बार बार इलेक्शन जीत रही थी। कौन सी पार्टी है उसका नाम बताना है आपको। वैसे इसका नाम था PRI पार्टी।
और इसकी अगर फुल फॉर्म करते हैं तो इसको रिवर्स से स्टार्ट करना, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। सो इसका 23rd का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वन पर्सन वन वोट मीन्स, इसका क्या मीनिंग होगा? वन पर्सन वन वोट का, सो इसका मतलब होता है वन पर्सन हैज वन वोट एंड ईच वोट हैज वन वैल्यू। सो डेट्स वाई ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द नेशनल पीपल असेंबली इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? ये बताना है आपको, ये बेसिकली चाइना की पार्लियामेंट का नाम है। इसके इलेक्शन कितने साल में होते हैं? अभी पढ़ा था, इसके इलेक्शन होते हैं एवरी 5 years में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्गुमेंट आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट है आपको ये बताना है। सो फर्स्ट है, इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये भी बिल्कुल सही है। सी, इट प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, नाउ ये भी बिल्कुल सही है। सो इसको जब तीनों सही है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ऑल ऑफ दिस अबव इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी की आपको इसमें से डिमेरिट्स बतानी कौन सी है। सो फर्स्ट है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, सो देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी, यस ये इसकी डिमेरिट है जो हमने पहले पढ़ी थी। नाउ नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन एंड करप्शन, ये दोनों के दोनों इसकी डिमेरिट है, ये भी डिले होता है डिसीजन लेने में, क्यों? क्योंकि इसमें काफी लोगों की राय ली जाती है, कंसल्ट किया जाता है, डेट्स व्हाई इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। नाउ नेक्स्ट, इट कैन लीड टू इनस्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी होती है, क्यों? बिकॉज लीडर्स इसमें चेंज होते रहते हैं बार बार। सो डेट्स वाई इसमें तीनों सही हो गए हमारे, इसके डिमेरिट्स बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिकॉज अगर हम लोग कंपेयर करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की नॉन डेमोक्रेसी से, सो वो ज़्यादा बेटर क्यों मानेंगे? बिकॉज ये ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सो इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्री डिनाइज इक्वल राइट टू वोट फॉर वुमेन और दोज पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम देयर कंट्री? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्रीज है जिसने लोगों को, वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया था, और बाकी जो लोग हैं जो दूसरे देश से बिलोंग करते हैं, वहां से बिलोंग नहीं करते, उनको भी वोटिंग राइट या इक्वल राइट नहीं दिए थे। सो इसका करेक्ट आंसर होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ऑप्शन सऊदी अरेबिया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे टिल 2015 तक वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था। इस्टोनिया में भी प्रॉब्लम थी, रशियन माइनॉरिटी को प्रॉब्लम थी, और फिजी, इसमें जो इंडिजीनियस फिजी था उनकी वोटिंग वैल्यू ज़्यादा हुआ करती थी। सो देखा जाए तो इसमें तीनों बिल्कुल सही होते हैं, सो डेट्स वाई ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना टू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस? यानी कि इनकी पार्लियामेंट में टोटल कितने मेंबर चुने जाते हैं? सो टोटल 3000 मेंबर का इलेक्शन होता है एक तरीके से यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get। यानी कि एस्टोनिया में सिटीजनशिप रूल इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो भी लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किसको लेकर? राइट टू वोट को लेकर। सो इसका बी बिल्कुल सही आंसर है, द राइट टू वोट। सो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन डिड मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे गिव हिज
पीपल, ये जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थे 1980 से लेकर 2017 तक। कंटिन्यूअस 37 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था। इसमें आपको बताना है कि उन्होंने किस किस तरीके से लोगों को परेशान किया था। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज वर्कर्स वर harassed एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। यस, ये सही है। ये ओपोजिशन पार्टीज की जो भी मीटिंग थी उसको डिसरप्ट करवा देते थे और पार्टी के वर्कर्स को परेशान किया करते थे। नाउ नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर इलीगल। कोई भी जो प्रोटेस्ट करता था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी भी। नाउ नेक्स्ट, देयर वाज ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। इस राइट को भी उन्होंने क्या कर दिया था, और ज्यादा लिमिट लगा दी थी। सी भी बिल्कुल सही है। दैट्स वाई इसके जब तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ऑल ऑफ द अबव। नाउ हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको बताना है डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले ज्यादा बेटर है, क्यों है? अब हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन वाइज। इट अलाउ चेंज, अलाउ वोटिंग, अलाउ राइट टू ओपिनियन। नो, इसमें जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इट अलाउ इट्स टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। ये हमें अलाउ करता है कि जो अपने मिस्टेक है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंड इंडिजिनियस सिटीजन हैज मोर वैल्यू देन ऑफ आउटसाइडर। यानी कि जो लोकल लोग हैं उस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिजिनियस सिटीजन है, उनकी जो वोट की वैल्यू है उनकी ज्यादा मानी गई है एज कंपेयर टू आउटसाइडर। इसका करेक्ट आंसर होगा फिजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो इंडियन फिजी थे, यहाँ पे दो तरीके के लोग थे। एक तो जो इंडिजिनियस फिजी जो यहाँ से एक्चुअली में बिलोंग करते हैं, और दूसरे थे इंडियन फिजी जो यहाँ पे माइग्रेट कर गए थे। इंडियन फिजी की वोट की वैल्यू एज कंपेयर टू इंडिजिनियस फिजी कम हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इन चाइना। चाइना में कौन सा पार्टी सिस्टम है? बेसिकली यहाँ पर सिर्फ वन पार्टी सिस्टम है। और कौन सी पार्टी यहाँ पर रूल करती है? कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें और भी देख लेते हैं। जो टू पार्टी सिस्टम का मतलब जहां पर दो पार्टी हुआ करती है, और नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम का, तो जहां पर मोर देन टू पार्टीज होती है उसे हम लोग कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। देखा जाए तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। डेट्स वाई ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। टू होम इज द रूलिंग पार्टी अकाउंटेबल इन डेमोक्रेसी। रूलिंग पार्टी अगर देखा जाए किसके लिए अकाउंटेबल है? ये बेसिकली पीपल के लिए, लोगों के लिए अकाउंटेबल है। 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये लोगों के लिए अकाउंटेबल इसलिए है बिकॉज लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है, चुना है। दैट्स व्हाई दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। अब हम लोग देखते हैं आज की लास्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन and interest. Which is a better way of dealing with these conflicts? क्वेश्चन नंबर 37 का आपको सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि किसी सोसाइटी में पीपल्स जो रहते हैं उनके ओपिनियन और इंटरेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है। इनके जो कन्फ्लिक्ट जो होने के चांस है उसको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं और बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो एक ही तरीका है, अगर हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज अगर देते हैं तो कभी भी वहां पर कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। इन विच ऑफ दीज केसेस कैन डेमोक्रेसी नॉट प्रोवाइड ए कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको बताना है इन चार में से कौन से केसेस में डेमोक्रेसी ने कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दिया है। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रिमूव पॉवर्टी कंप्लीटली, नो।
अभी तक तो इसमें पूरी तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल, अभी तक ये भी सबके लिए पॉसिबल नहीं हुआ है। और गिविंग जॉब्स टू ऑल, ये तो इतना आसान बिल्कुल नहीं है। सो तीनों इसमें ये सही बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। डेमोक्रेसी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देता, सो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो गया। सो अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जिम्बाब्वे अटेंड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन विच ईयर, ये पहले भी बता चुके हैं। ये 1980s 1980 में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी, किससे? वाइट माइनॉरिटी यानी कि ब्रिटिशर से। सो हमने अभी आज 40 प्लस के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और बेस्ट जितने भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू थे हमने कवर कर लिए हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ के साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। हम लोग सिविक्स पढ़ रहे थे और जिसका चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज पढ़ते हैं क्लास 9 का सिविक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। और इस चैप्टर के हम लोग जितने भी बेस्ट एमसीक्यू है वो कवर करेंगे। सो आज के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज नेल्सन मंडेला सेंटेंस टू जेल? सो इसके 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही है। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये कहाँ की बात कर रहा है? ये बेसिकली साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। सो आपको नाम बताना है इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का क्या था। सो इसके 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अपार्थाइड सिस्टम। So next question, third question, what was the native population known as Black of Africa in the 17th century? So अफ्रीका में जो ब्लैक थे वो लगभग कितने थे, उनकी पॉपुलेशन 3/4। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर वाज यूनिक टू, ये कहाँ पर था जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर? बेसिकली साउथ अफ्रीका में किया जाता था। सो इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, फुल फॉर्म ऑफ एएनसी। एएनसी की आपको फुल फॉर्म बताना है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जो कहाँ पर था? ये अफ्रीका में था। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। Now next question, question number 6. Apartheid in South Africa was discrimination on the basis of, साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ, आपको बताना है जेंडर, रिलीजन, रेस या फिर इकोनॉमिक स्टेटस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेन, बसेस, टैक्सी, होटल, hospital, school, colleges, libraries, cinema, etc. were all separate for the white and black. This system was called, इस सिस्टम को क्या बोला गया था? सो इसके 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट है। सो बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सेग्रीगेशन इसको बोलते थे। इसका मतलब इसमें ब्लैक और वाइट, उसके लिए सब सेग्रीगेट थे, सब डिवाइडेड थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी ईयर्स डिड नेल्सन मंडेला स्पेंड इन जेल? कितने साल नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे? आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें दे रखा है 28 ईयर्स। सो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है द डैश वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, और ये कहाँ पे थी? ये बेसिकली अफ्रीका में थी। सो आपको बताना है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी। अभी हमने पढ़ा था एएनसी, जिसका नाम है, इसका मतलब है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका अनफर्ल्ड? इसका मतलब बताना है कि पहली बार जो नेशनल फ्लैग है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का फहराया गया था।
सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईयर 1994। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आफ्टर द एमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू। आपको बताना है ब्लैक लीडर्स ने अपील किया था और बोला था कि जो भी वाइट है उनको माफ कर दिया जाए। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फॉरगिव द वाइट फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मैनी ईयर्स डिड इट टेक साउथ अफ्रीका टू मेक इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि साउथ अफ्रीका को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितने साल लगे थे। बेसिकली इनको 2 ईयर्स लगे थे। सो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Which country was the most denounced state by the entire world until 1994? So इसका करेक्ट आंसर बताइए। बेसिकली इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। So next question, what were the negotiation between the black and the white? So आपको बताना है ब्लैक और वाइट के बीच में क्या समझौता हुआ था। सो इसके ऑप्शन वाइज देखते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट, 1 पर्सन 1 वोट, यस बिल्कुल सही है। बी, द ब्लैक एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी, यस तीनों सही है। दैट्स वाई इसका डी बिल्कुल सही है। ऑल दिस आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सिंस द ईयर बताना आपको, द ब्लैक कलर एंड इंडियन फोर्ट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। आपको बताना है कब से ब्लैक कलर और इंडियन जो साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके खिलाफ वो लोग फोर्ट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। सो बेसिकली इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1950s के बाद में वो लोग इसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। What was the name of the jail Nelson Mandela spent his imprisonment? आपको उस जेल का नाम बताना है जो काफ़ी फेमस जेल रही है, जहाँ पे नेल्सन मंडेला को जेल में डाला गया था और लगभग उन्होंने 28 ईयर्स वहाँ पर स्पेंड किए थे। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोबेन आइलैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। When South Africa became a democratic country, South Africa democratic country कब बना था? Basically on 26 April 1994 South Africa became a democratic country. So option number B इसका सही आंसर है। Now next question, question number 18. Who became the first president of democratic government of South Africa? साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना था? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला? आपको नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताना है जो काफ़ी फेमस भी रही है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। बेसिकली इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वर इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कब हुए थे? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। और आप ये बता सकते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कौन सा ईयर था? वो भी 1946 था। 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड हाउ मैनी मेंबर्स? कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है? सो इसका सही आंसर है 299, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हु चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा।
सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called. इसका मतलब ये है कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी वर्ड जो बोला गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको रिकॉर्ड किया गया था और उसको प्रिजर्व यानी सेव करके रखा गया था। सो इसको क्या बोला जाता है? इसको आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। सो 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट बोला जाता है जो भी डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया गया था या फिर कुछ भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हाउ मेनी वॉल्यूम्स वर द रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन प्रिंटेड? सो कितने टोटल वॉल्यूम रिकॉर्ड किए गए थे? सो टोटल वॉल्यूम बने थे 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसको बोला जाता है? बेसिकली प्रीएम्बल को बोला जाता है। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल बेसिक इंट्रोडक्शन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो इसका सही आंसर हो जाता है डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज मीन बाय सेक्युलर? सेक्युलर का मीनिंग क्या होगा? इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। इसका मतलब सिटीजन को अधिकार होता है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं बट कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। और लास्ट में गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रेस्पेक्ट। और गवर्नमेंट सभी रिलीजियस बिलीफ को और प्रैक्टिसेस को इक्वली रेस्पेक्ट देगी। सो ये बिल्कुल सही लग रहा है। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या ये सही हैं या गलत है। वैसे ऑप्शन वाइज बी, all are equal before the law. The traditional social inequalities have to be ended and the government should ensure equal opportunities for all. ये वैसे राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, सो ये सेक्युलर से इसका कोई मीनिंग नहीं। नेक्स्ट, देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन in what they think, how they wish to express their thought, and the way they wish to follow up their thought in action. सो ये भी यहाँ पर सही नहीं है। सेकुलर वैसे रिलीजन से रिलेटेड है, सो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। नाउ लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स एंड नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली ये सेक्युलर का मीनिंग नहीं बताता, ये सोवरेन का मीनिंग यहाँ पर बताता है। सो ये भी यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया। सो डेट्स वाई क्वेश्चन नंबर 26 का ए बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27। व्हाट इज मीन बाय फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी का क्या मीनिंग है आपको बताना है। चार ऑप्शन है, उसमें से कौन सा सही है। सो फर्स्ट, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। जैसे हम लोग एक फैमिली में रहते हैं उसी तरीके से सभी सिटीजन को एक दूसरे के साथ बिहेव करना है। नेक्स्ट, नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, और दूसरे सिटीजन को इन्फीरियर ट्रीट नहीं करना। सो बेसिकली ये सही बता रहा। फ्रेटर्निटी मीन्स होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। सो ये बिल्कुल सही आंसर हुआ यहाँ पर। सो ए बिल्कुल सही है। अगर हम लोग ऑप्शन वाइज बाकी देखते हैं तो इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये इक्वलिटी की बात करता है। सो ये फ्रेटर्निटी की बात नहीं कर रहा, ये गलत हो गया। सी, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वे पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। सो ये बात कर रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। सो ये भी यहाँ पर
गलत हो गया, क्योंकि हमें फ्रेटर्निटी का मीनिंग बताना है। लास्ट देख लेते हैं। देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड दे वी विश टू फॉलो देयर थॉट्स इन एक्शन। सो ये यहाँ पर गलत हो गया, ये भी सही नहीं। सो अब हम लोग देख लेते हैं 28 क्वेश्चन। व्हाट डज ए कॉन्स्टिट्यूशन डू? सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है आपको ये बताना है, इसमें कौन सा सही है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। यस सही है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है जो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। सो ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, इट अलाउ डिस्प्यूट एंड फाइट। ये तो बिल्कुल गलत है, ये अलाउ नहीं करता, ये तो सेटलमेंट करवाता है। सो बी गलत हो गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट सी, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। यस, ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट की जाएगी और किसके पास पावर होगी डिसीजन लेने की। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। सो अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और सी भी सही है। सो बोथ ए एंड सी इसका सही होगा। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ए डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। चार ऑप्शन है, इसको फ्रेज बोलेंगे, क्लोज, रिमार्क या फिर सब सेक्शन। सो आप बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। सो इसका सही आंसर है क्लोज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ए प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। यानी कि जो बेसिक स्टार्टिंग में जो भी लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? सो इसको बोलते हैं ड्राफ्ट, ड्राफ्टिंग करना। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ऑल कंट्रीज डेट हैव कॉन्स्टिट्यूशन। सभी कंट्री के पास जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, वो जरूरी नहीं कि डेमोक्रेटिक हो। यस बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड एट फर्स्ट। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब ड्राफ्ट किया गया था? सो इसका सही आंसर है सी 1928, मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर अदर कांग्रेस लीडर के साथ किया था। सो नेक्स्ट 33, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted many constitutional details and procedure from colonial laws like the Government of India Act। कौन सा एक्ट था? 1935। सो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 से बहुत सारे प्रोसीजर हमने फॉलो किए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द Constitution was done by an assembly of elected representative called the Constituent Assembly। So इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। Now next question number 35, This is a supreme law that determine the relationship among the citizen and also between the citizen and the government। ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। सुप्रीम लॉ किसको बोला गया है? जो रिलेशनशिप बताएगा सिटीजन और साथ ही साथ गवर्नमेंट के बीच में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें से फंक्शन कौन सा नहीं है, नॉट द फंक्शन। सो हम लोग इसको ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचेंगे। सो देख लेते हैं। फर्स्ट, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। यस ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, लेकिन हमें तो इसमें से जो नॉट करेक्ट है वो बताना है। नाउ नेक्स्ट, इट डज नॉट ले लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये यहाँ पर गलत दे रखा है, ये पावर जो गवर्नमेंट के उस पर लिमिट लगाता है। सो इसका होना चाहिए था ले डाउन लिमिट। सो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया, और वैसे हमें ही नॉट द फंक्शन पूछा था। सो इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगर हम लोग अदर ऑप्शन को भी देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, यस ये भी इसका फीचर्स है। लास्ट, टेल अस द राइट ऑफ द सिटीजन, बिल्कुल सही बात, ये हमारे राइट्स को बताता है। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच कांग्रेस सेशन, जो 1931 में हुआ था। बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कराची सेशन। यहाँ पे जो रिजोल्यूशन दे रखा है वो गलत है, ये बात हो रही कराची सेशन की। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38। Which of the following is not the circumstances that the time of making of Indian Constitution? इसका मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बना रहे थे उस समय इसमें से कौन सा सर्कमस्टेंसेस नहीं हुआ था। सो ऑप्शन वाइज इसको एलिमिनेट करेंगे और हम लोग सही आंसर तक पहुंचते हैं। नाउ फर्स्ट, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, यस उस समय रेफ्यूजी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, यानी कि शरणार्थियों की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा थी। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ कंट्री ऑन द रिलीजियस बेसिस, यस ये भी एक प्रॉब्लम थी उस समय। नेक्स्ट, इंडिया वाज स्टिल कॉलोनी ऑफ अमेरिका, नो ये यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। लास्ट, मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट की बात कर रहा है, प्रिंस द स्टेट, यानी कि ये प्रिंसली स्टेट की बात हो रही है, यस ये भी उस समय एक सर्कमस्टांसिस था। सो आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं था। सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट 39। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बताना है कौन सा है। ये हमारे सही आंसर होगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फर्स्ट यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया में आपको बताना है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन से थे। सो इसके चार ऑप्शन है, सही बताइए। सही आंसर है ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 41। फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी, वो हुई थी दिसंबर 1946 में हुई थी। और डेट, एग्जैक्ट डेट अगर कोई पूछे तो बताने 9 दिसंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका मतलब ऑप्शन ए सही आंसर है। और बाद में जाकर ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 43। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। सो चार ऑप्शन बताइए। 29 नवंबर बिल्कुल गलत, 26 नवंबर 1948 ये भी गलत, 26 नवंबर 1949 ये हो सकता है, लेकिन हमें पढ़ना होगा कि कब अडॉप्ट किया था और कब केम इनटू फोर्स आया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। सो 43 का यहाँ पर सी बिल्कुल सही है, 26 नवंबर 1949 अडॉप्ट किया था। बट अगर ये पूछे केम इनटू फोर्स तब होगा हमारा 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट कर दिया था, केम इनटू फोर्स हो चुका था। Now next question number 45. Who was the law minister in first cabinet? फर्स्ट कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर कौन थे। सो इसका सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही आंसर है इसके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर का नाम बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47।
हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ये पहले भी बता चुके हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 48, डैश इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। जब भी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की बात चले इसका मतलब वो प्रेम्बल की बात हो रहा है। इन ए कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रियम्बल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रियम्बल। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा प्रियम्बल का पार्ट नहीं है। सो डेमोक्रेटिक, यस प्रियम्बल का पार्ट है। रिपब्लिक, यस। फेडरलिज्म नहीं है। जस्टिस, यस। सो इसका हमें पूछा था नॉट द पार्ट, सो ऑप्शन सी फेडरलिज्म यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट। फर्स्ट यूनियन कैबिनेट में आपको बताना है फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। सो ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, नो, वो तो हमारे पीएम थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे प्रेसिडेंट थे, सो ये भी गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये लॉ मिनिस्टर थे, सो ये भी गलत है। लास्ट टीटी कृष्णमचारी, सो डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 51, द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज मेड बाय सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन ए कंट्री इज कॉल्ड। इसका मतलब ये बात कर रहे हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने होते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको बोलेंगे। सो 51 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मीनिंग होगा। सो इसको ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करेंगे, कौन सा सही आंसर है कौन सा गलत है यहाँ पर पता चल जाएगा। फर्स्ट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, नो, ये रिपब्लिक की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट, कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, ये यहाँ पर सेक्युलर की बात हो रही है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी भी यहाँ पर गलत हो गया। सी, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन नॉट हेरिडेटरी, यस, सी बिल्कुल सही आंसर। रिपब्लिक का मतलब हुआ जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा, यानी जनता के द्वारा चुना जाएगा, वो हेरिडेटरी नहीं होगा जैसे ब्रिटेन में होता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पर हेरिडेटरी नहीं है हेड ऑफ स्टेट, इसका मतलब प्रेसिडेंट की बात हो रही है यहाँ पर इंडिया में। नाउ नेक्स्ट इसके ऑप्शन, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, सो शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। सो इसका डी भी बिल्कुल गलत है, सो सी हम बता चुके हैं जैसे सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 53, व्हाट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का क्या मीनिंग हुआ। सो ऑप्शन ए, फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, यस, डेमोक्रेटिक का मतलब ही होता है जब लोगों के पास में इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का मतलब वोटिंग राइट होता है और वो लोग अपनी सरकार चुनते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54, व्हाट इज सोशलिस्ट। आपको बताना है सोशलिस्ट का सही मीनिंग क्या है इन चार ऑप्शन में से। सो ऑप्शन ए देख लेते हैं, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, यस बिल्कुल सही है। एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, एंड गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री सो दैट टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, ये बात कर रहा है सोशलिस्ट की। इसका अगर बेसिक मीनिंग पूछा जाए तो ये है कि हमें जो रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइड करना है ताकि जो हमारी सोसाइटी में है वो इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो जाए। सो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55, व्हाट इज सोवरेन या फिर व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन। सोवरेन का आपको मीनिंग बताना है, सही आंसर क्या है। सो इसको हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन वाइज कौन सा सही है। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, ये हमने पढ़ा था आइए सोशलिस्ट के बारे में। सो ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी,
पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। इसका मतलब लोगों के पास अधिकार होगा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल मैटर्स में, यानी कि कंट्री की बात हो रही है कि कंट्री अपने मैटर्स चाहे इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल, सारे डिसीजन खुद लेगी, कोई भी एक्सटर्नल पावर उसको डिक्टेट नहीं कर सकती। सो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो वो वैसे गलत होते, फिर भी देखते हैं कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है। सी है, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन नॉट हेरिडेटरी। ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हेड ऑफ स्टेट अगर इलेक्टेड पर्सन हो तो हम उसको बोलेंगे रिपब्लिक। सो ऑप्शन सी भी यहाँ पे वैसे गलत हो जाता और ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत है। सो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अमेंडमेंट वर कंसिडर बिफोर अडोप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने से पहले कितने अमेंडमेंट उसमें हो चुके हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि अराउंड 2000 अमेंडमेंट उस समय हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे उससे हो चुके थे। सो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अराउंड 2000। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का जो हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं वो कौन सा माना गया है। बेसिकली अगर देखते हैं ऑप्शन वाइज, इंडिपेंडेंस डे तो है ही नहीं, वो तो हम लोग आज़ाद हुए थे, गांधी जयंती भी नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल एनफोर्समेंट डे के नाम से कुछ अलग से नहीं है, इसको रिपब्लिक डे बोला जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 57 का ए बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस डज आवर प्रियम्बल प्रोवाइड। आपको तीन तरह के जस्टिस दे रखा है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। सो इन तीनों में से कौन सा हमारा प्रियम्बल प्रोवाइड करता है। बेसिकली ऑल ऑफ द अबव, तीनों के तीनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में इसको बता रखा है और जस्टिस में जो आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको बताना है इन चारों में से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन ए, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नेसेसरली डेमोक्रेटिक। नो, ये गलत है। नेक्स्ट, ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक नेसेसरली हैव कॉन्स्टिट्यूशन। यस, सभी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट वर द इलेक्शन हेल्ड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेशन इन इंडिया इन 1937। सो 1937 की बात कर रहा था, उससे पहले हमारा एक्ट आया था 35 में। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विच रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इंस्पायर द इंडियन टू सेटअप ए सोशलिस्ट इकोनॉमी। आपको बताना है कौन सा रिवोल्यूशन ने हमें इंस्पायर किया था ताकि हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर सके। सो ये आता है रशियन रिवॉल्यूशन। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है रशियन रिवॉल्यूशन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन 13, विच ऑफ दिस कंट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ ए रिपब्लिक। आपको बताना है जो कंट्रीज दे रखी है उसमें से कौन सी कंट्रीज रिपब्लिक की एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन वाइज हम लोग देख लेते हैं, यूएसए, यूएसए रिपब्लिक है, इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक, और साउथ अफ्रीका भी एक रिपब्लिक कंट्री है। सो इसके डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल द अबव इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 64, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर हाउ मेनी डेज। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने दिनों तक जिसने काम किया था एक्चुअल में, वो आपको बताना है कितने दिन में वो मिले थे, कितने दिनों तक। सो इसका सही आंसर है
114 डेज। बेसिकली इनको 3 years लगे थे अप्रोक्स। अगर एग्जैक्ट अगर बात करें तो 2 years 11 month एंड 18 days। सो उसमें से जो मिले थे वो थे 114 डेज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर मिले थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 1931 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का 1931 सेशन कहाँ पर हुआ था। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे कई बार पूछा जा चुका है। सो 1931 सेशन हुआ था कराची में। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66, व्हाट डज ए रिपब्लिक मीन। रिपब्लिक का मीनिंग आपको बताना है क्या है करेक्ट आंसर। सो 66 का है ऑप्शन डी, द हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडेटरी पोजिशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 67, हु फ्रेम्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने फ्रेम किया था। सो इसका सही आंसर है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको फ्रेम किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 68, हाउ मच टाइम डिड फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टुक। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बनाने में एक्चुअल में कितना टाइम लगा था। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 years 11 month एंड 18 days एक्चुअल टाइम लगा था। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट बिकॉज। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, क्यों है। इसके 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही आंसर है। ऑल ऑफ द अबव पहले देख लेते हैं सही। देयर इज नो स्टेट रिलीजन, यस इंडिया में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन इक्वल है। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अडॉप्ट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। सभी सिटीजन को ये अधिकार है कि उस कोई भी जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस कर सकता है और अडॉप्ट कर सकता है। यस भी बिल्कुल सही आंसर है। सी, नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड अमंग सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसका मतलब रिलीजन के बेस पर किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सो डी भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर सारे सही है। सो डेट्स वाई ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 70, द preamble टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए। आपको बताना है प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया को क्या बताया गया है। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री है हमारा इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 71, महात्मा गांधी's vision about the Indian Constitution was published in which magazine। आपको बताना है महात्मा गांधी जी की मैगजीन का नाम। सो जब उनके जो विजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था, सो उनकी जो मैगजीन है जो काफ़ी फेमस भी रही है उसका नाम है यंग इंडिया। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारी लास्ट स्लाइड, क्वेश्चन 72, द फर्स्ट कैप्टन ऑफ नेशनल हॉकी टीम हु वाज आल्सो द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक मेंबर जो नेशनल हॉकी टीम के फर्स्ट कैप्टन भी रह चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है ए, जयपाल सिंह। सो अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड फ्रॉम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ कहाँ से बोरोड किया है। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वाइज देखते हैं, आइडियाज फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन, यस बिल्कुल सही है। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो करेक्ट। द बिल ऑफ राइट इन द यूएस, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है। सो डेट्स वाले ऑप्शन बी सही हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो स्टूडेंट्स जितने भी बेस्ट 70 एमसीक्यू थे वो हमने आज कवर कर लिए और आपको इन्हीं को ही अच्छे से पढ़ना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एमसीक्यू में से कोई भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, सो जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते थे सब कवर हो चुके हैं। अब हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 3, उसके भी बेस्ट एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे।
सो तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी इस चैनल के बारे में बताएं और इस चैनल से जुड़े रहिए। आगे की अपडेट के लिए आपको बता दिया जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 9 बुक जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस, इसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और इस चैप्टर के जितने भी बेस्ट 40 एमसीक्यू है वो आज हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। सो आज की सेशन की स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें ये बोला गया है कि इसमें से कौन सा इंडियन डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है। सो ऑप्शन वाइज हम लोग एलिमिनेट करते हैं और चेक करते हैं कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वोटर है। सो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल। इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है काफ़ी पावरफुल है, ये भी यहाँ पर सही बता रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें नोट बताना है। नेक्स्ट, इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ ए राइट टू वोट। ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया में जो भी 18 ईयर्स या अबव 18 ईयर्स का है सभी को राइट टू वोट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट ऑप्शन, इन इंडिया द लूजिंग पार्टी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट। इलेक्टोरल वर्डिक्ट का मतलब जो जनादेश होता है, यानी कि इलेक्शन का जो भी रिजल्ट होता है वो यहाँ पर बोल रखा है कि लूजिंग पार्टी मना कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है एक्सेप्ट करने से। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर पार्टी को जो भी इलेक्शन रिजल्ट होता है वो एक्सेप्ट करना होता है। सो इसमें यहाँ पर हमारा नॉट ए फीचर पूछा था, सो डेट्स वाई ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द न्याय युद्ध। न्याय युद्ध किसने ये स्टार्ट किया था? सो आपको बताना है 4 ऑप्शन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चौधरी देवीलाल ने ये न्याय युद्ध स्टार्ट किया था और ये इलेक्शन से पहले किया था और इसके बेसिस पे फिर वो इलेक्शन जीत भी गए थे। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग ए वोटर। वोटर के लिए कम से कम कितनी एज रिक्वायरमेंट होती है? ये आप सब लोग जानते होंगे। इसकी एज है 18 ईयर्स। अगर आपसे कोई पूछे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसके लिए वोटिंग एज क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोटिंग एज होगी 18 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द प्रॉमिस देवीलाल मेड टू द फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। देवीलाल ने फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन को क्या प्रॉमिस किया था? सो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से सही कौन सा है। सो बेसिकली इसका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाता है, ही वुड वेव द लोन ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। देवीलाल ने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो इलेक्शन जीतता है तो वो किसानों के और स्मॉल बिजनेसमैन के जितने भी लोन है उसको वेव ऑफ कर देगा, इसका मतलब उनको माफ़ कर देगा। सो फोर्थ क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही आंसर है हमारा। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूएंसी का मीनिंग क्या है। सो ऑप्शन वाइज हम लोग देखते हैं, द प्लेस वेयर द कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज केप्ट। नो, गलत आंसर। बी, ए पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर वोटर्स इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा विधानसभा। यस, बिल्कुल सही है, बी हमारा सही हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? ए पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर वोटर इलेक्ट करता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को टू द लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of this is permitted under the code of conduct for the election campaign। यानी चुनाव प्रचार में आपको बताना है कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या आता है। सो फर्स्ट ऑप्शन, यूज ऑफ प्लेस फॉर वर्शिप और इलेक्शन प्रोपेगेंडा। यस, ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन किया गया है। सेकंड, यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स फॉर इलेक्शन, ये भी इस बिल्कुल सही है। सी, यूज ऑफ मीडिया, ये यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। सो हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7, इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स ऑफ लोकसभा। इसका मतलब हर 5 साल बाद में जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मिड टर्म इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन या फिर स्पेशल इलेक्शन।
बेसिकली इसको हम लोग जनरल इलेक्शन बोलेंगे, जो एवरी 5 ईयर पे जो होते हैं। बाई इलेक्शन आप जानते होंगे क्या होता है, जब किसी की रेजिग्नेशन या फिर डेथ के केस में होते हैं। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। नाउ 8 करते हैं हम लोग। व्हाट इज एन इलेक्शन हेल्ड फॉर ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू फिल द वैकेंसीज कोज ड्यू टू द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर कोर्ट। इसका मतलब जब किसी के डेथ या रेजिग्नेशन केस में वैकेंसीज होती है तो उस केस में जो इलेक्शन करवाए जाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बाय इलेक्शन। सो 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9th, विच ऑफ दिस इज नॉट ए कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। आपको बताना है डेमोक्रेटिक इलेक्शन में इसमें से कौन सी कंडीशन नहीं होती। सो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला, एवरीवन इज अलाउड टू वोट। यस, ये तो होती है, बेसिक कंडीशन है, सभी को वोटिंग राइट होता है। नेक्स्ट, देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां होती है। यस, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन, द कैंडिडेट नॉट प्रेफर्ड बाय पीपल गेट इलेक्टेड। ये यहाँ पर बिल्कुल गलत कंडीशन दे रखी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इलेक्शन जो करवाए जाते हैं वो इसलिए ही होते हैं डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन, ताकि लोग अपने लीडर को चुन सके। सो यहाँ पर इन्होंने पूछा था नॉट ए कंडीशन, सो सी बिल्कुल सही है। अगर हम लोग डी देखते हैं, इलेक्शन आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। यस, ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही था इनका ऑप्शन, अगर कंडीशन पूछता तो, बट इन्होंने बोला नॉट ए कंडीशन। सो इसमें से सी वाला हमारा यहाँ पर हो जाता है इसका सही आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल बॉडीज। इसका मतलब आपको ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसमें कौन कौन सा नहीं आता। सो अगर देखें, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन ये सब इसमें आते हैं, बट लोकसभा इसमें नहीं आएगा, ये हमारा सेंट्रल लेवल पर आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 10th का ऑप्शन डी। नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन टू लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, यानी कि एक एमपी की बात कर रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लोकसभा। लोकसभा के लिए कम से कम एज होनी चाहिए 25। सो 11th का आपका सही आंसर हो जाता है सी। अगर वही बात अगर राज्यसभा की होती तो राज्यसभा के केस में कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, इसमें चाहिए आपको 30 ईयर्स। सो अब हम लोग देखते हैं 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो आर एप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यस, आपको बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यहाँ पर मीनिंग पूछा जा रहा है। सो क्वेश्चन 12th का सही आंसर होता है सी, ऑल सिटीजन एज 18 एंड अबव कैन वोट। बेसिक मीनिंग होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब सभी को वोटिंग राइट होता है जिसकी भी एज 18 ईयर से अबव है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। What are the details the candidate have to give in the legal declaration before contesting the election। यानी कि कोई भी जो लीगल डिक्लेरेशन दी जाती है इलेक्शन से पहले किसी कैंडिडेट के द्वारा, उसमें कुछ डिटेल्स होती है। सो आपको बताना है इसमें कौन कौन सी डिटेल्स सही है। सो इसका पहला जो ऑप्शन है वो देखते हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम। उनके अगेंस्ट अगर कोई सीरियस क्रिमिनल केस बाकी है तो उसकी डिटेल बतानी होगी। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। कैंडिडेट की फैमिली के बारे में और उसकी पर्सनल जो भी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, उसकी डिटेल्स बतानी होगी। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कैंडिडेट की, ये बतानी होगी। इसका मतलब यहाँ पर सारी डिटेल्स जो ABC आपको बता रखी सब सही है, डेट्स वाई ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। फॉर वोटिंग द वोटर हैज टू शो विच ऑफ दिस हैज आइडेंटिटी प्रूफ। इसका मतलब वोटिंग के लिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या शो करना होगा।
बेसिकली वैसे वोटर आईडी जरूरी होता है, अगर कोई भूल जाता है या किसी कारणवश उसका खो जाता है तो वो अदर डॉक्यूमेंट्स भी ले जा सकता है। सो इसमें हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। इसमें एनी ऑफ द अबव किसी भी जो आईडी को ले जा सकता है, राशन कार्ड को भी ले जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इपिक। इपिक यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसका मतलब होता है वोटर आईडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन आर फॉल्स। आपको बतानी है जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। सो देख लेते हैं ऑप्शन वाइज। ऑप्शन ए, इलेक्शन एनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। यस, बिल्कुल सही है। इलेक्शन लोगों को एनेबल करता है कि वो जो जज कर सके गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को। ऑप्शन बी, पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन। यस, डेमोक्रेसी में ये बेसिक फीचर है कि जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उसका मेन मोटिव यही होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। सो बी बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट सी, इलेक्शन एनेबल पीपल टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। नो, जुडिशरी से कोई रिलेशन नहीं है इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करता है या फिर लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर फॉल्स हो जाता है हमारा। सो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 15 का सही आंसर है सी। नाउ नेक्स्ट 16, what is a set of norms and guidelines which is to be followed by political parties and contesting candidate during the election time। यानी कि इलेक्शन के दौरान क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर कैंडिडेट को। सो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा सही आंसर है। सो फर्स्ट है डिसिप्लिन रोल, नो, गलत। सेकंड, कोड ऑफ कंडक्ट, यस, ये बिल्कुल सही है। सो 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कोड ऑफ कंडक्ट सभी को फॉलो करना होता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर कोई भी कैंडिडेट हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूजन। आपको बताना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन चुनता है। सो इसको हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। सो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज सही होता है यहाँ पर, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18, political parties nominate their candidate who get the party symbol and support। सो आपको बताना है पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट को जिसको भी नॉमिनेट करती है उसको पार्टी का सिंबल भी मिलता है और साथ के साथ पार्टी का फुल सपोर्ट भी मिलता है। उसको प्रोसेस को क्या बोला जाएगा। सो इसको बोलेंगे हम लोग पार्टी टिकट। सो हमारा क्वेश्चन 18 का सही आंसर हो जाता है डी, ऑप्शन डी, पार्टी टिकट बोलेंगे उसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, विच कैंडिडेट इज डिक्लेयर इलेक्टेड। किस कैंडिडेट को चुना हुआ इलेक्टेड माना जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन, वन हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं उसे ही हम लोग बोलेंगे कि वो इलेक्टेड हुआ है वहां से। नाउ नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म इनकम्बेंट मीन। आपको बताना है इसका सही मीनिंग क्या होगा। सो ऑप्शन वाइज हम लोग देखते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द आउटगोइंग कैंडिडेट ऑफ द डिसॉल्व हाउस, इसका मीनिंग होता है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स ऑल इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है। सो जो इलेक्शन कमीशन है वो दोनों के इलेक्शन करवाता है, चाहे पार्लियामेंट के हो या फिर असेंबलीज के। सो आप लोगों के मन में डाउट होगा जो भी लोकल लेवल पर जो इलेक्शन होंगे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया गया जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है, बट हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट एंड कंट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। यस, बिल्कुल सही है यहाँ पर।
सारी पावर इलेक्शन कमीशन को ही होती है इस रिलेटेड। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन कैन नॉट फिक्स द इलेक्शन डेट, ये तो हो ही नहीं सकता। इलेक्शन डेट कौन फिक्स करता है? इलेक्शन कमीशन फिक्स करता है। सो इसमें नॉट करेक्ट बोला था, तो सी हमारा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सही हो जाता है। वैसे नेक्स्ट डी भी देख लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन डज स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर, इसका मतलब जो भी नॉमिनेशन पेपर है उसकी स्क्रूटिनी जांच कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन 22। हु यूज द स्लोगन प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983? आपको इस चार ऑप्शन में से सही बताना है कि 1983 आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में एक स्लोगन दिया गया था, जिस स्लोगन का नाम है, काफी फेमस भी हुआ था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है। बेसिकली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एनटी रामा राव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, यानी कि हमारी कंट्री को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन पर्पस से। सो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following provision fails to ensure fair and equal chance to compete to candidates and political parties? सो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है, नो पार्टी और कैंडिडेट इज बाउंड बाय द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, सभी पार्टी और कैंडिडेट बाउंड होते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉल्ड वार्ड्स आर मेड फॉर द इलेक्शन टू। वार्ड्स किस लिए बनाए जाते हैं, किसके इलेक्शन के लिए किए जाते हैं? सो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। बेसिकली वार्ड्स बनाए जाते हैं फॉर द पंचायत एंड म्युनिसिपल बॉडीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। In India, election for which of these bodies are held after every 5 years? हर 5 साल बाद में इसमें कौन से ऑप्शन में आपको बताना है सही है कि 5 साल बाद में इलेक्शन होंगे? राज्यसभा, नो, राज्यसभा के जो इलेक्शन होंगे वो 6 ईयर पे होंगे। लोकसभा एंड विधानसभा, यस, इसके 5 ईयर में होंगे, ये सही है। विधान परिषद, नो, विधान परिषद के भी 6 ईयर में होते हैं। ओनली लोकसभा नहीं है, क्योंकि लोकसभा के अलावा भी है विधानसभा। सो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विधानसभा और लोकसभा दोनों के इलेक्शन कितने टाइम बाद में होते हैं? आफ्टर 5 ईयर्स। सो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज द कंट्री डिवाइडेड फॉर लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा इलेक्शन के लिए हमारी कंट्री को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है? इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि हमारे यहाँ टोटल एमपी की सीट कितनी होती है। सो बेसिकली है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28। नेम द बॉडी विच कंडक्ट द इलेक्शन इन इंडिया। ये आप सब लोग जानते होंगे, इंडिया में इलेक्शन कौन करवाता है? बेसिकली अगर ऑप्शन वाइज देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, नो, सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है। पार्लियामेंट सिर्फ रूल बनाता है लेकिन इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाता। कैबिनेट भी नहीं करवाता, इसका पूरा काम करता है इलेक्शन कमीशन। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29। इन इंडिया हु वोट्स इन ए लार्ज प्रोपोर्शन इन द इलेक्शन? आप लोग देखते हैं कि ज्यादातर इलेक्शन में इंडिया में कौन पार्टिसिपेट करता है? रिच करते हैं या पुअर करते हैं, या एजुकेटेड लोग करते हैं, या फिर ऑप्शन डी वुमन करते हैं? बेसिकली ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पुअर एंड इलिटरेट पर्सन हमारे यहाँ पर ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 30। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल बॉडी विच इज नोन एज, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सी है जो इलेक्शन करवाती है, सो इसका सही आंसर है इलेक्शन कमीशन। सो 30 का ए बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ए सेट ऑफ नॉर्म एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शन इज कॉल्ड, यानी कि नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करनी होती है ड्यूरिंग इलेक्शन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोड ऑफ कंडक्ट।
सो 31 का हमारा सी बिल्कुल सही हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखते हैं। वोटर लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज, वोटर लिस्ट का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। 32 का सही आंसर क्या होगा? टिकट बोलेंगे? नो, टिकट नहीं है। ऑप्शन बी नॉमिनेशन फॉर्म, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन सी इलेक्टोरल रोल, यस, इलेक्टोरल रोल बोल सकते हैं हम लोग वोटर लिस्ट को। नाउ नेक्स्ट 33, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा? पहले भी डिस्कस कर सकते, लोकसभा का टेन्योर यानी टाइम पीरियड कितना होता है? 5 ईयर्स। और 6 ईयर किसका होता है? 6 ईयर होता है राज्यसभा का, और इसके अलावा विधान परिषद का। और 5 ईयर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लोकसभा के अलावा किसका है? विधानसभा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 34, द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन। आपको बताना है कि कितने जो परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर जो अपना वोट देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग टर्न आउट। सो उसे वोटर टर्न आउट बोलेंगे अगर एलिजिबल परसेंटेज के लोग जो वोट देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच पार्टी यूज द स्लोगन गरीबी हटाओ इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971? सो गरीबी हटाओ नारा ये कांग्रेस पार्टी ने दिया था, और ये किसने दिया था? बेसिकली ये इंदिरा गांधी के टाइम पर दिया था। सो 35 का करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, द कांग्रेस पार्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा? शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट रिजर्व की गई है लोकसभा में? 84 सीट्स रिजर्व की गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37, व्हाट इज द इलेक्टोरल रोल? इलेक्टोरल रोल क्या होता है आपको इसमें से बताना है, सही आंसर क्या है। सो बेसिकली इसका मीनिंग होता है द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट। सो ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे आज की लास्ट स्लाइड है। तो क्वेश्चन 38 चेक करते हैं, व्हाट अमाउंट ए कैंडिडेट कैन स्पेंड ड्यूरिंग एन असेंबली इलेक्शन? यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में कितनी अमाउंट एक कैंडिडेट एक्सपेंड, कितना पैसा खर्च कर सकता है। सो इनकी जो लिमिट है वो है 10 लैक्स, बट इससे ज़्यादा वो लोग करते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आपसे ये पूछते पार्लियामेंट जो लोकसभा इलेक्शन जो होते हैं उसका आपको बताना उसमें कितनी एक्सपेंड कर सकते हैं, सो इसमें है 25 लैक्स। अब हम लोग देखते हैं 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउ वाइल कैरिंग आउट इलेक्शन कैंपेन? यानी चुनाव प्रचार में आपको बताना है कौन सी चीज अलाउ नहीं होती। सो फर्स्ट हमारा है गिविंग मनी टू वोटर टू कास्ट वोट फॉर कैंडिडेट, नो, ये यही हमारा ऑप्शन ए गलत है, ये अलाउ नहीं किया जाता। सो इन्होंने पूछा था नॉट अलाउ, सो ए बिल्कुल सही हो जाता है। और अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन अलग तो ये सब अलाउ है। क्या क्या अलाउ है? यूजिंग टीवी चैनल, यस, डोर टू डोर हम लोग जा सकते हैं वोट मांगने के लिए, कॉन्टैक्टिंग वोटर्स ऑन फोन, यस, ये भी किया जा सकता है, बट कभी भी पैसे देकर वोट नहीं मांगा जा सकता या फिर वोट नहीं खरीदा जा सकता। सो अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सेव डेमोक्रेसी स्लोगन वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन 1977 लोकसभा इलेक्शन? आपको बताना है 1977 में जो इलेक्शन हुए थे उस समय जो नारा दिया गया था सेव डेमोक्रेसी, ये किसने दिया था? बेसिकली ये दिया था हमारी जनता पार्टी ने। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। और ये क्यों दिया था? क्योंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। सो डेट्स वाई उन्होंने फिर बोला कि हमें डेमोक्रेसी को बचाना है। सो इस नारे की हेल्प से वो लोग जीते भी थे। सो स्टूडेंट्स, हमने आज जितने भी बेस्ट 40 एमसीक्यू थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। सो अब हम लोग अगली क्लास में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तब तक इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, और किसी भी तरीके की कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं,
और जल्दी से जल्दी मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस जो एमसीक्यू की जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल करा दी जाएगी